हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज का हमारा टॉपिक है रोलिस थ्योरम। देखो, ये एक लास्ट एग्जाम्पल सीरीज है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो ये आज की एग्जाम्पल सीरीज में हम कवर क्या करेंगे? आज हम कवर करेंगे रोलिस थ्योरम क्या होता है, जैसे थ्योरम नंबर 6 कहा गया है बुक में। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, और उन दोनों थ्योरम के बेसिस पे जो एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं वो सब के सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में किस तरह से समझा जाए, कैसे उसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको समझाऊं, तो उस मैं पूरी ट्राई करूंगा उस तरह से आपको समझाने की। देखो, सबसे पहले रोलिस थ्योरम है। रोलिस थ्योरम के ऊपर से उसका मॉडिफाइड फॉर्म है मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले रोलिस थ्योरम क्लियर करते हैं। क्या है? लेट फंक्शन ए बी फॉर ऑल रियल नंबर्स। एक फंक्शन है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है, और फॉर ऑल रियल नंबर तीन कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। देखो, ये मैंने क्यों लिखा है, अब यहां पे हमें दो चीजें चेक करनी है। हम डायरेक्टली यही सोचते हैं कि रोलिस थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। कोई क्वेश्चन में आप रोलिस थ्योरम अप्लाई कर पाओगे या नहीं, और उसको वेरीफाई कर पाओगे या नहीं, आपको यही देखना है सिर्फ। तो दो चीजें में सबसे पहले चेक करना है आपको, एप्लीकेबिलिटी, कि आपका जो रोलिस थ्योरम है वो क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये दो ही चीजें करनी है आपको हर क्वेश्चन के लिए। उसके कुछ रूल्स है, कंडीशंस हैं, जितने भी हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी चेक कैसे होती है, तो देखो ये तीन कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो आपके क्वेश्चन में रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। कैसे? सबसे पहले फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अब आप यहां पे देख रहे हो ए बी पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट यहां पे मैंने क्लोज ब्रैकेट बनाया हुआ है, ओपन ब्रैकेट नहीं है। देखो, यहां पे कंटिन्यूटी की बात चल रही है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट है। अगर मैं यहां बात करूं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, यहां ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैं अगर ये अब तीसरा पॉइंट भी समझ लें, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए। चलो, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी को पकड़ के एक ग्राफ ड्रॉ करें। सपोज करो ये ग्राफ है, यहां पे कर्व दिया हुआ है। अब ये तो एक कंडीशन हुई ना कि फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शंस यहां पे सेम है, ये है ए और ये है बी, और दोनों के लिए आपका जो फंक्शन है वो सेम है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, चलो, देन देयर विल बी सम रियल नंबर सी इन ए बी सच दैट वेयर द डिफरेंशिएशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। हाँ, अब रोलिस थ्योरम एक्चुअली कहना क्या चाहता है? दो चीजें चेक करनी है आपको। सबसे पहले कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। हाँ, अब देखो, ये है एंड पॉइंट्स, ये है एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स पे कभी भी एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी फंक्शन को एंड पॉइंट्स पे आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। यहां पे आप देख लो, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो यहां पे एंड पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएशन करना बनता ही नहीं है। आप इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स। तो अगर एंड पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली क्लोज ब्रैकेट तो आएगा ही नहीं। आप कंटिन्यूटी चेक कर पाओगे, कंटिन्यूअस है या नहीं, ये सब मैंने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यूटी आप चेक कर पाओगे, इसलिए मैंने एंड्स पॉइंट को मैं वहां कंसिडर कर पाऊंगा, इसलिए मैंने वहां क्लोज ब्रैकेट रखा हुआ है। बट डिफरेंशिएबिलिटी में एंड्स पॉइंट्स पे चेक नहीं कर पाते हम एंड पॉइंट पे, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये कुछ कंडीशन है। देखो, अगर ये तीन कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। देखो, मैं वेरीफाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोलिस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने सिर्फ एप्लीकेबिलिटी चेक की है। अब वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन में क्या है, एक पॉइंट होना चाहिए, किसके बीच में? ए और बी के बीच में एक पॉइंट होना चाहिए, सी। सी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, सी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट का क्या हो सकता है, क्रिटिकल मीन्स एक्सट्रीम, मैक्सिमम। यहां पे एक पॉइंट है सी, सपोज कर लो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पे आपका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। किसका, फंक्शन का। एक चीज ध्यान से समझो, चलो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो भी मुझे एक फंक्शन मिलेगा। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेता हूं। देखो मोस्टली आगे के आप रूल्स देखोगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहो, साइन कोस कहो, उन सब पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, चलो मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेता हूं, x³ + 3x²। ये मेरे पास एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² + 6x। अब मुझे इसको क्या करना है, इक्वेट 0 करना है। 0 को इक्वेट करने के बाद मुझे यहां मिलेगा क्या, मुझे यहां x की वैल्यूज मिलेगी। उस x की वैल्यूज मिलेगी, उसको एज अ सी कंसीडर करके, उसको एज अ सी क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करके हमें चेक करना है कि वो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करता है या नहीं करता है। समझ में आ रहा है। चलो ए और बी की वैल्यू -2 और 3 है। इसको मैं आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा कुछ आंसर मेरा 1 आया, तो 1 तो इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, 1 आया जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका रोलिस थ्योरम या वेरीफाई हो गया। अगर यहां पे सी की वैल्यू, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करती है, तो आपका रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल तो हुआ बट वेरीफाई हुआ नहीं। समझ में आ रहा है। सो इस हिसाब से ये एक मैथोडोलॉजी है, इस हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। ये मैंने एक थ्योरी सिखाई है आपको, अब इसके ऊपर से हम एक दो एग्जाम्पल सोल्व करें तो आपको और अच्छे से समझ में आए। सो नाउ वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो क्या है, देखो आज के जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो ऑलरेडी आपको ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में कोई सेपरेटली सोल्व नहीं करूंगा, थ्योरम के साथ ही उसको ले लूंगा। क्या है, फंक्शन -4 2 फॉर ऑल रियल नंबर्स। देखो a एंड b की वैल्यू दी हुई है, -4 और 2 फॉर ऑल रियल नंबर्स, और एक फंक्शन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है रोलिस थ्योरम यहाँ अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलो सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेबिलिटी, देन आफ्टर वेरिफिकेशन। एप्लीकेबल है या नहीं, कैसे, 3 कंडीशंस चेक करनी होती है। सबसे पहले द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट a एंड b। पहली बात तो समझो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये देखो फंक्शन बहुत तरह के होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, मॉडुलस फंक्शन होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वो ऑलरेडी है। ये एक रूल्स है, ये रूल है। देखो आपने शायद कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा हुआ हो, मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो दिखाया हुआ गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन पे ऑलरेडी वो कंटिन्यूस होता ही है, चाहे उन दोनों को ऐड करो, चाहे माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। पुराने आप वीडियोस देखोगे तो उसमें समझ में आएगा। जस्ट अभी आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, अगर फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है, अगर फंक्शन साइन कोस वाला है, तो ये इस टाइप के जो फंक्शंस है ना वो ऑलरेडी कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कौन सी, पर्टिकुलर लिमिट्स पे। केस 1 तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, माय फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, कंटिन्यूस किस पे होता है, जो लिमिट्स दी हुई होती है इस पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूटी की बात चल रही है। सेकंड, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट किस पे, -4 और 2 पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। देखो अगर आपका फंक्शन में इस तरह के आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है तो कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें तो मैं रेडीमेड मिलेगी। नाउ कंडीशन 3 क्या होना चाहिए,
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए ना। एफ ए की वैल्यू क्या है -4, तो एफ -4 हम चेक करें क्या आता है। सो -4 का स्क्वायर 16, -4 2 जा -8 और ये -8, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0। नाउ एफ बी मीन्स हमें यहां चेक करना है बी 2, तो ऑब्वियसली ये 2 मैं कहां पुट करूंगा, यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 -8, तो यहां पे भी आंसर क्या आया 0। तो ये सेम ही तो हुआ। तो क्या हुआ यहां पे, तीनों कंडीशन जो हमने चेक की वो सेटिस्फाई हो गई। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे द रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोलिस थ्योरम हमारा यहाँ एप्लीकेबल हो गया, तो हमने एप्लीकेबिलिटी हमने यहाँ पे चेक कर ली। तो फर्स्ट चीज हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ हमें उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन there will be some real number c in which फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर c की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे निकाल के यहाँ c लिख दूं, ठीक है। ये एक कंडीशन है। सबसे पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं f डैश x करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये होगा 2x और ये होगा 2। मुझे तो c की वैल्यू चाहिए ना। देखो यहाँ पे एक ही मेथड है ये सब करने के लिए। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन निकालो और उसको इक्वेट कर दो किसके साथ, 0 के साथ। उसको मैं इक्वेट कर दूं 0 के साथ, तो वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू मिलेगी -1। x की वैल्यू मुझे यहां क्या मिलेगी -1। लिसन, चेक किस तरह से वेरीफाई करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रख दिया, 0 से इक्वेट कर दिया और जो आंसर आया वो आपका आंसर लाई करना चाहिए किन दोनों के बीच में, आपके जो लिमिट्स दी हुई थी इन दोनों के बीच में, -4 और 2। सब एग्जाम्पल में यही करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, जो c मिलता है, जो वैल्यू, अब यहाँ पे x है तो यही c है हमारा, यही क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्रिटिकल पॉइंट लाई करना चाहिए किन दोनों के बीच में, आपकी लिमिट्स के बीच में। तो -4 और 2 को बीच में -1 लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लो, तो ये कर रहा है। तो हियर आवर रोलिस थ्योरम विल बी सक्सेसफुली वेरीफाइड। वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से ही आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल इस तरह से ही सोल्व होंगे। डिपेंड करेंगे, आपका एग्जाम्पल की जो वेराइटीज है वो डिपेंड करेगी आपके फंक्शन पे कि आपको कौन सा फंक्शन दिया हुआ है। ये तो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। अगर यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए तो क्या होगा, तो कुछ जजमेंट लगानी पड़ेगी। तो वो एक वैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक f(x) इज इक्वल टू mod x। सो और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज mod x। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फॉर x बिलोंग्स टू 5 to 9। देखो क्लोज ब्रैकेट है। देखो मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हमें कुछ ऐसा तो नहीं कहा गया है कि ये पहले से कंटिन्यूस होगा या पहले से ये कोई पर्टिकुलर लिमिट पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ जजमेंट लगानी पड़ेगी, पहले से कुछ सोचना पड़ेगा। लिमिट 5 to 9 दी हुई है, मतलब 5 6 7 8 9, 5 और 9 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना एंड पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। समझ में आ रहा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं f5 लेता हूं, क्या होता है। चलो f5 लोगे तो क्या आएगा, mod 5, जिसका मतलब 5 ही होता है। तो अगर मैं f8 ले लूं तो क्या होगा, तो 8 आएगा आंसर, ठीक है।
तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं जो वैल्यू यहां पे रखूं वही वैल्यू मुझे वहां मिल रही है। मतलब जो वैल्यू मैं x की जगह कंसीडर करूं वही वैल्यू मुझे y की मिल रही है। ये y है ना, सॉरी, जो वैल्यू मैं x की, हाँ यस, जो वैल्यू मैं x की कंसीडर करूं वही मुझे y मिल रहा है, क्योंकि फंक्शन को y बोलते हैं ना। तो एक ग्राफ क्रिएट हो सकता है, छोटा सा एक ग्राफ क्रिएट हो सकता है। कैसे? देखो मैं स्टार्ट 5 से कर रहा हूं, 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे भी 5 6 7 8 9। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ समझे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं f में यहां पे 5.3 लिख दूं तो, चलो 5.3 नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं 5.6 लिख देता हूं, चलो 5.6 लिख दूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मोड में क्या आया, 5.6। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान से समझो, जब भी कोई मोड में, जब भी कोई इस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन में पॉइंट में, डेसिमल में चीजें आती है, तो आपका वही आंसर होगा, लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर। देखो अगर मैं 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 से लेके 5.9 तक कोई भी वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा तो मेरा आंसर एक ही आएगा। क्या आएगा? 5। अगर मैं 5.6 लिखता हूं, 5.9 लिखता हूं, 5.8 लिखता हूं, 5 ही आंसर आएगा। पर व्हेनेवर आई राइट 6 ओवर हियर, अगर मैं यहां पे 6 लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है? अब सेम मेथड 6 के लिए अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ 6.2 6.3 लिखता हूं तो मेरा आंसर 6 ही आएगा। ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3.6 या 3.4 तो उसका मॉड्यूलस फंक्शन में अगर आप डालोगे तो आपका आंसर 3 ही आएगा। तो इसके ऊपर से क्या पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे 5 रखा, मैंने यहाँ पे 5 रखा, या 5 के बाद जितनी भी वैल्यूज रखी तो मुझे मिला क्या? 5 ही तो मिला। नोड बनाया हुआ मैंने यहां पे, ये नोड है। क्यों? मैं 5 के बाद 5.1 5.2 5.3 कुछ भी रखूं, मेरा आंसर तो 5 आ रहा है, बट 6 पे नहीं। 6 रखने से आंसर 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, वो क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहां पे 6 पे डार्क पॉइंट होगा और यहाँ पे 7 पे नोड होगा, क्योंकि 6 के बाद 6.1 6.2 6.3 कुछ भी रखो, आंसर क्या आने वाला है? y का फंक्शन का 6 ही आने वाला है। सेम प्रोसीजर फॉर 7, सेम प्रोसीजर फॉर 8, सेम प्रोसीजर फॉर 9। देखो ये सिंपल एक ग्राफ बनाया हमने, ग्राफ के ऊपर से इसको थोड़ा जज करें। कंडीशन 3 कौन कौन सी थी? फंक्शन इज कंटिन्यूअस at this particular limits. So condition 1, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? स्टार्टिंग में सबसे पहला लेक्चर सीरीज में मैंने क्या बोला था, ग्राफ में आपको एक, या तो एक पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको चेकिंग करना होता है, या तो एक सिंपल चीज, ग्राफ बनाते हो तो पेन लिफ्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, आपका चौक है वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने में आप बार बार चौक को लिफ्ट कर रहे हो। सिंपल लॉजिक लगाओ, जजमेंट उसके ऊपर से रखो। तो ये कोई कंटिन्यूस हुआ नहीं, ये कोई कंटिन्यूस हुआ नहीं। अगर ये मोड ना होता ना तो कुछ सोच पाते, मोड है इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। कहां पे? 8 5 9। ओके, कहीं पे भी टेंजेंट बना पा रहे हो? टेंजेंट का डायरेक्ट रिलेशन किसके ऊपर था? डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट बना सकते हो तो डिफरेंशिएबिलिटी वहां चेक हो सकती है। कहीं पे भी टेंजेंट नहीं बना पाओगे, एंड पॉइंट्स पे तो वैसे कुछ नहीं कर सकते हम, और यहां पे तो कुछ स्लोप दिख ही नहीं रहा है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑल्सो, नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 to 9, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। थर्ड, हमें चेक क्या करना होता है? फंक्शन a इज इक्वल टू फंक्शन b। a क्या है? 5, और b क्या है? 9। तो फंक्शन 5 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन 9।
ये कंडीशन 3 है। फंक्शन ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन बी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो आपका ये रोलिस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ एप्लीकेबल भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल भी नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम। क्या है कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम? जस्ट एक स्टेटमेंट लिखना है कि होल्ड गुड और नॉट, वो होल्ड गुड और नॉट, होल्ड्स गुड तो अप्लाई हो रहा है, होल्ड्स गुड नॉट। देखो सिंपल सी चीज़ है कि फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने जाओ, उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करो, जो भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट का जो आंसर मिले वो आपके लिमिट के बीच में आए या नहीं आए, ये सब तो तब करेंगे ना जब आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑलरेडी चेक हो चुकी हो। अब आपका फंक्शन एप्लीकेबल है ही नहीं, आपके फंक्शन तीनों कंडीशन पे एप्लीकेबल है ही नहीं, तो वेरिफिकेशन की बात ही नहीं आती है। तो कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, वो भी एप्लीकेबल यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सुनो ये एग्जाम्पल में भी अगर वही चीज करेंगे हम, देखो फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई है, एग्जाम्पल्स वेरी करते डिपेंड करते फंक्शन पे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमारा केस 1 तो सेटिस्फाई हो ही गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस कहां पे? एट 1 2, फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेकंड कंडीशन, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1 और 2। नाउ कंडीशन थर्ड, हमें चेक करना है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मीन्स F1 क्या होता है? तो 1 - 1 0। F2 क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3। ये हुआ कि नहीं हुआ? F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो कंडीशन थर्ड आपकी यहां सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो सो अवर रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हमारा रोलिस थ्योरम यहां एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, तो वेरीफाई करने की तो बात ही नहीं बनती है। सो नाउ कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम में क्या करेंगे? पहले वेरिफिकेशन वाली चीज ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो रोलिस थ्योरम की बात की, कन्वर्स जब आता है तब क्या करते हो? पहले वेरिफिकेशन वाली चीज लेके आते हो, डिफरेंशिएशन फंक्शन का इक्वेट करोगे 0 से। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। 0 लाई करता है क्या 1 और 2 के बीच में? 0 इज नॉट लाइंग, 1 और 2 के बीच में 0 लाई करता ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम भी यहां पे अप्लाई होगा। सो इस तरह से आप रोलिस थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं होगा उसको आप जज कर सकते हो। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ें। सो नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो चलो पहले रोलिस थ्योरम देखा हमने, रोलिस थ्योरम क्या है उसके एग्जांपल्स देखे। सो अभी ये मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एक एडवांस एक मॉडिफाइड फॉर्म है रोलिस थ्योरम का। क्या है यहाँ पे? देखो एक सिंपल सी चीज थी, वहां पे जो ग्राफ था वहां पे दो फंक्शंस यानी कि एफ ए एंड एफ बी दोनों की वैल्यू सेम थी। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू मैं सेम ना रखूं तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट नहीं होगी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो दिस इज अ कर्वेचर, एक स्लोप क्रिएट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग से समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। लेट फंक्शन फॉर इंटरवल ए बी फॉर ऑल रियल नंबर्स बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। देखो अगर फंक्शन जिसके दो कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है किस पे? ए बी पे, क्लोज इंटरवल। क्यों? आपको पता है। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, यहां ओपन इंटरवल रखा हुआ है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट, देखो अब रोलिस थ्योरम में हम क्या करते थे? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ले लेते थे और उससे जो भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें जो मिलते थे वो पॉइंट आपके लाई करने चाहिए ए और बी के बीच में। यहां पे यही करना है। यहां पे सिर्फ ये एक इंटरवल का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला क्यों लगाया हुआ है? ये एक ये स्लोप है, तो स्लोप का ही ये सॉल्यूशन है। देखो
सबसे पहले आपको ये पता है कि कोई भी एग्जाम्पल दो पार्ट में होता है। सबसे पहले आप उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करते हो कि यहाँ ये थ्योरम अप्लाई हो रहा है, होगा या नहीं होगा। एंड द सेकंड वन, आप उसको वेरीफाई करते हो। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए ये तीन कंडीशंस हैं। पहले क्या थी, रोलिस थ्योरम में तीन कंडीशन क्या थी, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एंड फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस और इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये दोनों तो सेम ही रहेगा। बट फर्क क्या है रोलिस थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में, दैट इज इफ फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। तो ये ग्राफ से थोड़ा देख सकते हो कि ए कोऑर्डिनेट एफ ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ए है और उसके रिगार्डिंग हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलता है एफ ए। वैसे ही यहाँ पे बी और एफ भी है। अब आपको पता है कि ये दोनों सेम तो है नहीं, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको सेम तो मिलेगी नहीं, ये एफ ए ये एफ बी सेम तो मिलेगी नहीं, तो एक स्लोप सा क्रिएट हो रहा है। तो एक नंबर सी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर सी ये ऐसा बोल रहा है कि एक नंबर सी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वो सी मिलेगा कैसे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ये इंटरवल वाला फॉर्मूला लगाना है। और देखो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन चेक करते हो तो वहां पे एक टेंजेंट बनना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट मान लूं, क्रिटिकल पॉइंट इसको मान लूं, तो इसका जो टेंजेंट है वो डायरेक्टली ये लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। याद रखना, इसका जो टेंजेंट रहेगा वो डायरेक्टली ये जो लाइन है उसके पैरेलल रहेगा, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट आपका बना तो ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि ये तीनों कंडीशंस चेक करो। ये चेक करो यहाँ पे कि ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये नहीं हो रही है तो मीन वैल्यू थ्योरम या एमवीटी थ्योरम अप्लाई हो ही नहीं रहा है, एप्लीकेबल है ही नहीं। वो अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वेरिफिकेशन की तो कोई बात ही नहीं आती है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल है, देन आफ्टर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो और वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके ये ए और बी के बीच में लाए करने चाहिए, तो आपका ये थ्योरम वेरीफाई होगा। सो ये कुछ ब्रीफ ओवरव्यू है एमवीटी थ्योरम का। डेफिनेशन लिखी है मैंने और थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ किया है और कुछ 2-4 रूल्स हैं जो मैं अभी लिखवा देता हूं आपको, देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट एग्जाम्पल्स। सुनाओ, ये मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ कंडीशंस है। सो थोड़ा क्या लिखा हुआ है देखें। ये आई थिंक मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साइन कोस फंक्शन हो, देखो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या तो साइन कोस वाला फंक्शन है, ये सब ऑलरेडी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते ही हैं एट ए पर्टिकुलर इंटरवल्स। ये ऑलरेडी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। कंटिन्यूस की बात आती है, देखो कंटिन्यूटी की बात आती है तो आपको पता है कि वहां पे आपको क्लोज इंटरवल लगाना होता है। वहां पे हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं क्योंकि एंड पॉइंट्स वहां पे कंसीडर होते हैं। और जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है तो वहां आपको ओपन इंटरवल्स लगाने होते हैं क्योंकि एंड पॉइंट्स वहां कंसीडर नहीं होते हैं, क्योंकि आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते एंड पॉइंट्स पे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, फॉर चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन if f dash x definite real values in ab then it's differentiable at ab। देखो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया, f dash c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a, वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसको अगर आप आगे चल के आप उसको सॉल्व करोगे, उसको आगे चल के सॉल्व करोगे तो कुछ उसका आंसर, क्रिटिकल पॉइंट का कुछ आंसर एक रियल वैल्यू आना चाहिए। उसका आंसर रियल वैल्यू आना चाहिए और एग्जिस्ट किस कहाँ पे करना चाहिए, इन दोनों के बीच में। उसका आंसर रियल वैल्यू आना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी आपकी चेक वहां पे हो गई। और एक चीज, अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है, याद रखना। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट ए बी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डिफरेंशिएबल है
तो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। दैट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मतलब पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, को ये मेन आपको ये चेक करना है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 कंडीशंस हैं जो लिखी हुई थी। अब 1-2 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सुनाओ, एक एग्जाम्पल हम सोल्व करें मीन वैल्यू थ्योरम का। क्या कहता है, देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई करना है, इसका मतलब 2 चीज़ें करनी होती है आपको। एप्लीकेबिलिटी चेक करो, उसके बाद उसको वेरीफाई करो। फंक्शन दिया हुआ है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हर एग्जाम्पल वेरी करता है डिफरेंट फंक्शन से। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपकी चीज़ें आसान हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है एट पर्टिकुलर लिमिट्स, एट पर्टिकुलर इंटरवल्स। इन द इंटरवल ए बी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू 1 and 3 फॉर विच डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, ऑल सारे के सारे सी फाइंड करने हैं जो 1 और 3 के बीच में लाए करते हो। बिलोंग्स टू है ना, तो 1 और 3, और यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब 1 और 3 नहीं होने चाहिए। उसके बीच में आने वाले जितने भी सी है जिस पे डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0 होता है वो सब लिखने हैं। वो बात की बात है, पहले उसको वेरीफाई करना सीखें। चलो, हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, दिस इज फंक्शन। सो अब कंडीशन 1 क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैं डायरेक्टली लिख दूं, और फंक्शन इज कंटिन्यूस एट क्यू ए बी। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए बी। अब यहां ए बी नहीं लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, 1 and 3 जो वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहां पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कंडीशन 2, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। ये 2 तो पहले से हमें मिल गया। नाउ थर्ड, कंडीशन थर्ड, हमें यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी बनाना है। एक्चुअली ऐसा आना चाहिए। एफ ए क्या है, ए की वैल्यू है 1, मतलब फंक्शन ऑफ 1। 1 कहाँ पे पुट करेंगे, फंक्शन की जगह पे, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। नाउ फंक्शन ऑफ बी मीन्स 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 एंड 3 3 जा 9। तो ये कितना होगा, माइनस 27 एंड 45, 13 एंड 18 माइनस 9, तो आंसर आया माइनस 27। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि दोनों सेम आया नहीं। तो फंक्शन ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। सो हम कह सकते हैं ना, ऐसा हुआ तो वी कैन से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। आई एम सॉरी। सो हमने यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी चेक कर ली है। सुनाओ, अब उसका वेरिफिकेशन। फॉर वेरीफाई एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वी हैव टू फाइंड सम रियल नंबर सी। कोई सी हमें फाइंड करना है इन 1 and 3, मतलब 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, सच दैट। अब ये हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, इससे हमें क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा सी। देखो एफ डैश एक्स मतलब क्या, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² माइनस 10x माइनस 3। ओके, फंक्शन 3 मतलब आपको 3 फंक्शन में पुट करना है। कितना आया था, माइनस 27, जो हमने पहले कर दिया था। अगर 1 पुट करता हूं तो कितना आता है, तो यहां देखिए कितना आया था, 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, और ये प्लस 7 हो गया, आया था।
इसका माइनस है, वो बीच का वाला माइनस के साथ हो गया प्लस हो गया। तो इसको सोल्व करें तो -20/2 हुआ, जो होता है -10। ठीक है, अब ये तो एक आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। 3x² - 10x, 10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 - 3 7 = 0। इसको हम आगे सोल्व कर पाएंगे, शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं ऊपर लिखता हूं, क्वेश्चन इतना बड़ा है। सो 3x² - 10x + 7 = 0। अब इसको मैं सॉल्व करूं, क्या होता है, 7 3 21, 7 + 3 10, 3x² 7x 3x 7 0। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, तो 3x - 7 तो यहाँ x की दो अलग अलग वैल्यू मिली, x = 1 एंड इसको अगर वहाँ लेके जाए तो x = 7/3। देखो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स मिले हैं। देन देयर विल सम रियल नंबर c इन AB। क्या दिखाता है, दोनों में से कोई एक नंबर ऐसा होगा, आना चाहिए एक्चुअली, जो 1 और 3 के बीच में आना चाहिए। मैं 1 को तो ले ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई क्लोज इंटरवल तो दिख ही नहीं रहा है। इसका आंसर क्या आता है, इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ 2.6 समथिंग आएगा, जो ऑब्वियसली 1 और 3 के बीच में लाए कर रहा है। तो आपको उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, ऐसा पॉइंट मिला। इसको सोल्व करने के बाद हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जो 1 और 3 के बीच में लाए कर रहा है। इसका मतलब सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हमारा हो गया, किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का। पर यहाँ पे और एक चीज आगे बताई जा रही है कि फाइंड ऑल सी, जितने भी सी है वो सब निकालने हैं जो 1 और 3 के बीच में लाए करते हैं, फॉर विच, किसके लिए, जिस पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो। तो ये अभी एक और थोड़ा आगे करना पड़ेगा, जो करें। एक्चुअली एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट होता है, बट चलो आगे और पूछा गया है। क्या बोला गया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन का डिफरेंशिएशन को तो हमें 0 के साथ इक्वेट करना है। चलो इसको डिफरेंशिएट करें, ये रहा फंक्शन ना, 3x² - 10x - 3, इसको मैं 0 के साथ इक्वेट कर दूं। सो इसका अभी तो कोई कुछ हो नहीं सकता है, मैं इसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसके रूट्स रियल है या क्या है, थोड़ा ये देखें। d = b² - 4ac, जनरल मेथड। माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 3 36, तो कुछ 136 आया जो प्लस है, मतलब उसके रूट्स रियल है। रियल रूट्स हैं, तो कौन से रियल रूट्स हैं, और वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए 1 और 3 के बीच में। अगर करते हैं तो इट्स ओके, हो गया, नहीं करते हैं तो नहीं हुआ। दो रूट्स में लिखता हूं, अल्फा बीटा, -b प्लस √d अपॉन 2a, -b माइनस √d अपॉन 2a। चलो तो अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसका कुछ आंसर आ रहा है 3.61, और जबकि इसका आंसर आ रहा है -0.276। देखो आप, जो ये आंसर आया, चलो एग्जिस्ट कर रहा है सी, पर सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब देखो ये 3 से बढ़ गया और ये 0 से कम हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसको 0 के साथ इक्वेट करने के बाद जो सी की वैल्यूज मिली हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स की जो वैल्यूज मिली, वो एग्जिस्ट नहीं करती है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम फाइनली हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी सी की वैल्यू नहीं होगी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी दैट एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 3। ठीक है, ऐसा एक और एक एग्जाम्पल है, आपको होमवर्क में दिख रहा है, आपको ये सॉल्व करना है एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और एक एक्सरसाइज बाकी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं,
तो हम उसको एग्जैक्टली हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।